सभी भाइयों को नमस्कार। जीएसटी लागू होने के बाद एक नया अध्याय शुरू हुआ। इससे पूर्व यह ना तो सेल्स टैक्स रिजिम में था और ना ही वैट रिजिम में था। यह अध्याय सर्विस टैक्स रिजिम में अवश्य था, परंतु इसके संबंध में जानकारी बहुत कम लोगों को थी। यह वीडियो मेरे द्वारा FAQ प्रोनाउंस्ड बाय डायरेक्टरेट ऑफ कमर्शियल टैक्स वेस्ट बंगाल की सहायता लेकर तैयार किया गया है। इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी विचार किया गया है, जैसे कि सॉफ्टवेयर केवल एक ही सर्वर पर तथा एक ही स्थान पर यूज होता हो यह संभव नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर अनेक सर्वर पर तथा अनेक स्थानों पर यूज होता है तथा उनको यूज करने वाले अर्थात रिसिपेंट अनेक स्थान पर होने संभव है। अतः ऐसी स्थिति में ऐसी सप्लाई को इंटर स्टेट सप्लाई माना जाएगा या इंट्रा स्टेट माना जाएगा आदि महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में विचार करना आवश्यक है। आशा है कि मेरे द्वारा तैयार की गई वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मेरे विचारों में कोई गलती प्रकट हो तो उस गलती से या आपका कोई सुझाव हो तो उस सुझाव से मुझे 9012631620 या 9837652179 पर अवश्य अवगत कराएं तथा इस वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों आदि में शेयर भी कर दें ताकि मुझे और अधिक प्रोत्साहन मिलता रहे। मेरे द्वारा ब्लॉग का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेक्स्ट वर्जन देखने के लिए कृपया इस ब्लॉग का अवलोकन करने का कष्ट करें। अब हम सॉफ्टवेयर एंड IPR सर्विस के संबंध में विचार करेंगे। सबसे पहले यह प्रश्न उठता है कि सॉफ्टवेयर एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अर्थात IPR की सप्लाई एक प्रकार से वस्तु की सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है। यह समझना आवश्यक है। इसके उत्तर में हम यह कह सकते हैं कि यदि प्री डेवलप्ड और प्री डिजाइंड सॉफ्टवेयर की सप्लाई की जाती है तो उसे वस्तु की सप्लाई ऑफ गुड्स समझा जाएगा, क्योंकि GST के अंतर्गत भी फिजिकल फॉर्म में सॉफ्टवेयर की सप्लाई को वस्तु की सप्लाई कहते थे। यह हेडिंग 8523 के अंतर्गत आएगी। GST के अंतर्गत डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर को सेवा की सप्लाई कहेंगे। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट अर्थात IPR को GST के अंतर्गत परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्य रूप से GST के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को निम्नलिखित प्रकार की प्रॉपर्टी कहते हैं, जैसे कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन्स और एनी अदर और सिमिलर राइट टू इंटेलिजिबल प्रॉपर्टी। वास्तव में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR को GST के अंतर्गत वस्तु की सप्लाई ऑफ गुड्स माना गया है। अर्थात यदि क्रिएटर या निर्माता इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को स्थायी रूप से ट्रांसफर करता है तो यह समझा जाएगा कि वह उसके द्वारा सप्लाई ऑफ गुड्स की गई है। इसके विपरीत यदि क्रिएटर या निर्माता द्वारा कंसिडरेशन के बदले में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को अस्थायी रूप से टेम्परेरी ट्रांसफर किया जाता है या उसके प्रयोग करने के अधिकार राइट टू यूज को ट्रांसफर किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस की गई है। CGST एक्ट के शेड्यूल 3 के पैरा 5C के अनुसार टेम्परेरी ट्रांसफर या परमिटिंग टू यूज और enjoyment of intellectual property right IPR is a supply of service। इसी प्रकार CGST एक्ट के शेड्यूल 2 के पैरा 5D के अनुसार डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कमीशनिंग, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर को हेडिंग नंबर 9973 के अंतर्गत क्लासिफाई किया गया है। इसे एक प्रश्न और उसके उत्तर के माध्यम से निम्न प्रकार समझाया जा सकता है। प्रश्न यह है कि सर्विस के रूप में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर के डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर करने का क्या तात्पर्य है।
इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो इम्प्लीमेंटेशन यह है कि प्लेस ऑफ सप्लाई रूल्स जो सेवाओं पर लागू होते हैं वही नियम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर की अस्थायी रूप से टेम्परेरी ट्रांसफ़र या प्रयोग करने के अधिकार राइट टू यूज़ को ट्रांसफ़र करने पर लागू होंगे। दूसरा तात्पर्य यह है कि सॉफ्टवेयर सर्विस का सप्लायर CGST एक्ट के अंतर्गत कंपोजिशन स्कीम में भाग नहीं ले सकेगा। CGST एक्ट के अंतर्गत सर्विस अकाउंटिंग कोड अर्थात SAC के आधार पर विभिन्न सेवाओं को दर्शाया गया है, जैसे ग्रुप कोड 99733 लाइसेंसिंग सर्विस फॉर राइट टू यूज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सिमिलर प्रोडक्ट। वैसे अलग अलग सेवाओं के लिए अलग अलग SAC कोड इस वीडियो में दिए गए हैं, कृपया उनका अवलोकन करने की कृपा करें। उपरोक्त के अतिरिक्त इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर कर निर्धारण की दुविधा को दूर करने के लिए प्रेस रिलीज डेटेड 10 नवंबर 2017 द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अब हम रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट के संबंध में विचार करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत कुछ बिंदुओं जैसे रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट, स्कोप ऑफ सप्लाई एंड प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत महत्व है। इसका वर्णन मेरे द्वारा इस वीडियो में किया गया है, कृपया इस वीडियो को पूरा देखने का कष्ट करें। रजिस्ट्रेशन के सेक्शन 22 एवं उसके प्रोविजों के अध्ययन से रजिस्ट्रेशन हेतु निम्नलिखित थ्रेशोल्ड लिमिट प्रकाश में आती है। नंबर ए, फॉर पर्सन्स हु डील्स एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स 40 लाख रुपीज। नंबर बी, फॉर पर्सन्स हु डील्स एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ सर्विस 20 लाख रुपीज। क्लॉज सी, इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट a person who deals in supply of goods or service or both 20 लाख रुपीज। अब हम थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर कुछ समस्याओं पर विचार करेंगे। प्रश्न यह है कि एक डीलर जो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पार्ट्स का व्यापार करता है, उसकी वार्षिक टर्नओवर 8 लाख है, क्या उसे GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना चाहिए? इस संबंध में इसका उत्तर यह है कि एक डीलर जो कंप्यूटर एंड कंप्यूटर पार्ट्स का व्यापार करता है उसकी वार्षिक टर्नओवर 8 लाख है, तो उसे GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। अब एक प्रश्न यह किया गया कि मेरे पास विभिन्न राज्यों में एक एक SEZ यूनिट है, क्या मुझे अलग अलग राज्यों में रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने की आवश्यकता है? इसके अलावा मेरे पास एक ही राज्य में 2 SEZ यूनिट हैं, तो क्या मैं इनके लिए सिंगल रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता हूं? इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से है कि नंबर 1, हाँ, प्रत्येक इकाई को उस राज्य में जहां से वह करयोग्य माल की सप्लाई करता है GST के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन प्राप्त करना होगा। हालांकि वह एक राज्य में विभिन्न SEZ यूनिट हेतु सिंगल रजिस्ट्रेशन प्राप्त कर सकता है। आंसर नंबर 2, प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास एक ही राज्य के अंदर SEZ यूनिट तथा SEZ के बाहर एक यूनिट है, वह SEZ यूनिट के लिए वर्टिकल रजिस्ट्रेशन के रूप में एक रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करेगा तथा SEZ के बाहर की यूनिट हेतु अलग व्यापार माना जाने के कारण अलग रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करेगा। प्रश्न यह किया गया कि क्या सॉफ्टवेयर सर्विस के एक्सपोर्ट पर GST का कर दायित्व है? इसका उत्तर यह है कि GST के अंतर्गत एक्सपोर्ट तथा SEZ यूनिट एंड SEZ डेवलपर को सप्लाई जीरो रेटेड सप्लाई है। जीरो रेटेड सप्लाई का अर्थ है कि एक्सपोर्ट तथा SEZ यूनिट एंड SEZ डेवलपर्स को सप्लाई पर कोई कर दायित्व नहीं है तथा सप्लायर द्वारा ITC का लाभ लिया जा सकता है। एक्सपोर्टर के पास 2 विकल्प होते हैं। नंबर 1, सप्लाई पर इंटीग्रेटेड टैक्स देने का मतलब यह है कि निर्यात किया जाए तथा दिए गए टैक्स को माल का एक्सपोर्ट होने के बाद वापस लिया जाए।
नंबर 2, किसी बॉन्ड या लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अधीन सप्लाई फॉर एक्सपोर्ट करे तथा एक्सपोर्ट किए गए माल या सर्विस पर दिए गए टैक्स की आईटीसी को वापस लेने के संबंध में दावा करे। एक प्रश्न यह किया गया कि मैं एक सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करने वाला हूं तथा मुंबई में रजिस्टर्ड हूं। मैंने अपने बेंगलोर के एक ग्राहक को सॉफ्टवेयर की सप्लाई की। क्या मुझे कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता होगी? इसका उत्तर यह है कि आपको कर्नाटक में रजिस्ट्रेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह सप्लाई एक इंटरस्टेट सप्लाई है। एक प्रश्न यह किया गया कि मेरी एक इकाई डीटीए में है। डीटीए का अर्थ एरिया विद इन इंडिया दैट इज आउटसाइड स्पेशल इकोनॉमिक जोन तथा एक इकाई एसईजेड में है। तब क्या मैं दोनों के लिए कॉमन रजिस्ट्रेशन ले सकता हूं? इसका उत्तर नहीं में है। एक व्यक्ति जिसकी एक ही राज्य में एसईजेड में है तथा एसईजेड के बाहर भी है, वह अलग अलग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देगा। एसईजेड के लिए वर्टिकल रजिस्ट्रेशन के रूप में तथा एसईजेड के बाहर के बिजनेस के लिए अलग रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देगा। अब हम सप्लाई के संबंध में विचार करेंगे, क्योंकि सेक्शन 9 के अंतर्गत सप्लाई पर ही कर की देयता है। सेक्शन 7 के अंतर्गत सप्लाई में 4 क्लॉज को शामिल किया गया है। क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी तथा क्लॉज डी। कृपया इन क्लॉजों का अवलोकन करने की कृपा करें। इसके अतिरिक्त शेड्यूल सेकंड के पैरा 5C के अनुसार इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के टेम्परेरी ट्रांसफर या परमिटिंग टू यूज और एंजॉय करने की अनुमति देना सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। इसी शेड्यूल सेकंड के क्लॉज 5D के अनुसार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडॉप्शन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट तथा इम्प्लीमेंटेशन को भी सप्लाई ऑफ सर्विस माना गया है। अब कंपोजिट सप्लाई तथा मिक्स्ड सप्लाई पर भी विचार करना आवश्यक है। आमतौर पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कंपनियां मल्टीपल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स के साथ साथ सप्लाई ऑफ सर्विस का भी कॉन्ट्रैक्ट रहता है, जैसे सर्विस कॉन्ट्रैक्ट आफ्टर सप्लाई ऑफ गुड्स। ऐसे में इस निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन हो जाता है कि अमुक कॉन्ट्रैक्ट केवल सप्लाई ऑफ गुड्स का है या केवल सप्लाई ऑफ सर्विस का है, या सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ सर्विस दोनों का कॉन्ट्रैक्ट है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो के अंतर्गत प्लेस ऑफ सप्लाई का बहुत अधिक महत्व है। सेक्शन 286 के अनुसार प्लेस ऑफ सप्लाई का वही अर्थ है जैसा कि आईजीएसटी एक्ट के चैप्टर 4 में दिया गया है। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 7 के सबसेक्शन 1 के अनुसार आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए माल की सप्लाई को इंटरस्टेट सप्लाई कहेंगे, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर तथा प्लेस ऑफ सप्लाई निम्नलिखित के अंतर्गत आती हो। क्लॉज ए 2 अलग अलग राज्यों में आती हो, क्लॉज बी 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी में आती हो तथा क्लॉज सी 1 राज्य एवं 1 यूनियन टेरिटरी में आती हो। आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 8 के अनुसार आईजीएसटी एक्ट की धारा 10 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए माल की सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई कहेंगे, जहां लोकेशन ऑफ सप्लायर तथा प्लेस ऑफ सप्लाई एक ही राज्य के भीतर या एक ही यूनियन टेरिटरी में आते हों। इस सेक्शन में एक प्रोविजो भी दिया गया है कि निम्नलिखित सप्लाई को इंट्रा स्टेट सप्लाई नहीं कहेंगे, जहां क्लॉज ए माल की सप्लाई किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर या किसी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट को या उनके द्वारा की जाए। क्लॉज बी भारत की सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमा पार करने तक भारत के क्षेत्र में आयात किया गया माल। तथा क्लॉज सी सेक्शन 15 में एक टूरिस्ट को की गई माल की सप्लाई।
सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल प्रोडक्ट होता है। किसी स्थान या सर्वर पर इसका अस्तित्व नहीं रहता है। यह एक समय पर विभिन्न सर्वरों पर मौजूद हो सकता है। इसलिए सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट, डिजाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आदि के मामले में तथा सॉफ्टवेयर की सर्विस अर्थात टेस्टिंग, मॉडिफिकेशन ईटीसी अर्थात कस्टमाइजेशन, अपग्रेडेशन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर आदि मामलों में प्लेस ऑफ सप्लाई उस सप्लाई के प्राप्तकर्ता का ही स्थान होगा। विभिन्न परिस्थितियों में प्लेस ऑफ सप्लाई निर्धारित करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा सर्कुलर नंबर 103 डेटेड 28/6/2019 तथा सर्कुलर नंबर 118 डेटेड 11/10/2019 जारी किए गए हैं। कृपया इन सर्कुलर्स का अवलोकन करने का कष्ट करें। प्लेस ऑफ सप्लाई समझने के लिए निम्न प्रश्न और उसके उत्तर बहुत लाभकारी होंगे। इस संबंध में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि मैं आईटी या आईटी सेवाओं के संबंध में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे निर्धारित कर सकता हूं? इसका उत्तर यह है कि आईटी या आईटी सेवाओं के संबंध में प्लेस ऑफ सप्लाई वह स्थान होता है जो आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 12 व सेक्शन 13 के अनुसार लोकेशन ऑफ रिसिपेंट होती है। हालांकि यदि रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तथा उसका पता भी सप्लायर के रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है, तब सप्लायर की लोकेशन ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि रिसिपेंट की लोकेशन कैसे निर्धारित होगी? आईजीएसटी एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 17 में रिसिपेंट की लोकेशन के बारे में दिया गया है। रिसिपेंट की लोकेशन को भारत के बाहर स्थित तब माना जा सकता है यदि उसका बिजनेस का स्थान जहां वह सेवाएं प्राप्त करता है वह भारत के बाहर स्थित हो। यदि उसका बिजनेस का कोई स्थान नहीं है तब उसका भारत के बाहर रेजिडेंस का स्थान ही प्लेस ऑफ सप्लाई होगी। अब हम आईटी या आईटी सर्विस के संबंध में प्रिंसिपल एंड एजेंट से संबंधित कुछ समस्याओं पर विचार करेंगे। माना कि मैं एक विदेशी आईटी या आईटी प्रोवाइडर का भारत में एजेंसी सर्विस के लिए एजेंट हूं तथा प्रिंसिपल भारत के बाहर स्थित है। मैं कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज के मूलधन का बिल देता हूं। क्या इस केस में जीएसटी की लायबिलिटी होगी? इसका उत्तर यह है कि आप भारत में एक इंटरमीडिएरी हैं और आपके द्वारा प्रिंसिपल को प्रदान की गई सेवाओं का प्लेस ऑफ सर्विस भारत ही है, चाहे भुगतान का तरीका कुछ भी हो। अतः आपके द्वारा इंटरमीडिएरी के रूप में प्रिंसिपल को प्रदान की गई सेवाओं पर जीएसटी की लायबिलिटी होगी। अब प्रश्न यह उठता है कि मैं यह कैसे निर्धारित करूंगा कि मेरे द्वारा प्रदान की गई आईटी सर्विस एक एक्सपोर्ट सर्विस है? इसका उत्तर यह है कि किसी भी सप्लाई ऑफ सर्विस को निम्नलिखित शर्तों के पूरा होने पर एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस कहेंगे। नंबर 1, सर्विस प्रदान करने वाली की लोकेशन भारत में है। नंबर 2, सर्विस प्राप्त करने वाली की लोकेशन भारत के बाहर है। नंबर 3, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस भारत के बाहर है। नंबर 4, सप्लायर ऑफ सर्विस द्वारा ऐसी सर्विस का भुगतान कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में प्राप्त किया गया हो। तथा नंबर 5, सप्लायर ऑफ सर्विस एवं रिसिपेंट ऑफ सर्विस द्वारा आईजीएसटी एक्ट की धारा 7 के एक्सप्लेनेशन 1 के अंतर्गत एक डिस्टिंक्ट पर्सन की स्थापना नहीं करते हैं। अब यहाँ वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है। सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन 15 के अनुसार गुड्स या सर्विस या दोनों की सप्लाई का मूल्य उसका वह ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा जो उन वस्तुओं या सर्विस या दोनों के लिए वास्तव में पेड या पेबल हो तथा जहां सप्लाई के लिए प्राइस ही एकमात्र कंसिडरेशन हो तथा सप्लायर ऑफ सप्लाई एवं रिसिपेंट ऑफ सप्लाई आपस में रिलेटेड पर्सन नहीं है। वास्तव में वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का काफ़ी बड़ा विषय है। इस संबंध में यहाँ विस्तार से वर्णन नहीं किया जा सकता।
इसलिए इस विषय को निम्न उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। प्रश्न यह है कि ऐसे मामले में क्या टैक्सेबल वैल्यू होगी जहां विभिन्न राज्यों में सप्लायर के विभिन्न स्थानों से सिंगल कॉन्ट्रैक्ट के अधीन सप्लाई के प्राप्तकर्ता को सप्लाई की जाती है। आईटी इंडस्ट्री या आईटी सर्विस के लिए यह एक सामान्य बात है कि विभिन्न स्थानों से सर्विस देना और पूरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक ही मूल्य निर्धारित करना। साधारणतया रिसिपेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट को विभिन्न शाखाओं में से एक शाखा में दर्ज किया जाता है। माना कि इस एक ब्रांच को हम मेन ब्रांच कहेंगे। इस प्रकार सप्लायर के कई स्थानों से रिसिपेंट को सप्लायर ऑफ सर्विस के ऐसे मामलों में दो अलग अलग सप्लाईज को मिलाकर एक सप्लाई की कल्पना की जा सकती है। इस प्रकरण में पहली सप्लाई विभिन्न राज्यों में स्थित सप्लायर की विभिन्न शाखाओं द्वारा मुख्य शाखा को सप्लाई करती है, जो इस तरह की सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए रिसिपेंट से कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट करती है। दूसरा, मुख्य शाखा कस्टमर को सप्लाई कर रही है तथा उसके अनुसार ही जीएसटी लगाया जाना है। ऐसे मामलों में दूसरी ब्रांचों द्वारा मुख्य ब्रांच को की गई सप्लाई पर जो जीएसटी दिया गया है, मुख्य ब्रांच द्वारा उस जीएसटी की आईटीसी का क्रेडिट लिया जाएगा। अब एक प्रश्न यह उठता है कि ऊपर के प्रश्न में अन्य ब्रांचों द्वारा जो जीएसटी का भुगतान किया गया है उसकी आईटीसी का क्रेडिट लेने के लिए मुख्य शाखा को हकदार माना गया है। यह एक राजस्व की नेचुरल सिचुएशन है। ऐसी सेवाओं के लिए वैल्यूएशन की गाइडलाइंस क्या हैं? इसका उत्तर यह है कि रूल 28 के सेकंड प्रोविसो कहता है कि जहां रिसिपेंट पूर्ण आईटीसी का हकदार है, तब इनवॉइस में घोषित वैल्यू को गुड्स या सर्विस का खुला बाजारी मूल्य माना जाएगा। अब इस वीडियो के संबंध में प्रिंसिपल ऑफ आरसीएम के संबंध में भी विचार करना आवश्यक है। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 एवं सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 के अंतर्गत रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के सिद्धांत समझाया गया है। सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 के अनुसार यदि आपूर्तिकर्ता एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है तथा रिसिपेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है, तब अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई के मूल्य पर सीजीएसटी या एसजीएसटी का भुगतान रिसिपेंट द्वारा किया जाएगा। इसके अलावा सरकार द्वारा सेक्शन 9 के सबसेक्शन 3 के अंतर्गत नोटिफिकेशन द्वारा ऐसी सप्लाई को स्पेसिफाई कर सकती है जिन पर टैक्स का भुगतान रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत किया जाएगा। इस विषय को निम्नलिखित उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। माना कि किसी रजिस्टर्ड पर्सन बी को कुछ व्यक्तियों से एक सॉफ्टवेयर के छोटे छोटे हिस्से मिलते हैं, जिन्हें वह ग्राहकों को एक पैकेज के रूप में समूचा आपूर्ति करता है। इन व्यक्तियों की टर्नओवर 5 से 10 लाख सालाना है, इसलिए जीएसटी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसे व्यक्तियों द्वारा सप्लाई की गई वस्तुओं के संबंध में रजिस्टर्ड पर्सन बी का कोई कर दायित्व है? इसका उत्तर यह है कि सेक्शन 9 के सबसेक्शन 4 के अनुसार यदि सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन द्वारा सप्लाई की जाती है, तब जीएसटी के भुगतान का दायित्व रिसिपेंट का है, क्योंकि रिसिपेंट एक रजिस्टर्ड पर्सन है। इसलिए इस मामले में रजिस्टर्ड पर्सन इन व्यक्तियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है तथा रजिस्टर्ड पर्सन बी द्वारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत भुगतान किए गए टैक्स के इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा सकता है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या मैं रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान के लिए उत्तरदायी होऊंगा, भले ही सॉफ्टवेयर का वह फॉरेन सप्लायर जिससे मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड अपनी फर्म में उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर खरीदता हूं तथा उस सप्लायर द्वारा भारतीय रुपये में भुगतान स्वीकार किया जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हाँ में है, क्योंकि आप द्वारा जीएसटी का भुगतान के लिए उत्तरदायी
होगा। किसी सप्लाई को इंपोर्ट ऑफ सर्विस तब कहेंगे यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों। नंबर 1, सप्लायर ऑफ सर्विस भारत के बाहर स्थित हो। नंबर 2, रिसिपेंट ऑफ सर्विस भारत के अंदर स्थित हो। नंबर 3, प्लेस ऑफ सप्लाई भारत के अंदर स्थित हो। इस प्रकार से सप्लाई का स्थान वह कहलाएगा जहां फर्म जीएसटी में रजिस्टर्ड है और सप्लाई पर आईजीएसटी लगता हो। यह बात तथ्यहीन होगी कि प्रतिफल का भुगतान किस करेंसी में किया गया है। एक प्रश्न यह है कि मैं एक विदेशी कंपनी से नेट द्वारा ऑनलाइन डाटा सर्विस को एक्सेस करने की सर्विस प्राप्त कर रहा हूं, तब क्या मुझे रिवर्स चार्ज के आधार पर टैक्स का भुगतान करना होगा? इसका उत्तर यह है कि रिसिपेंट यदि रजिस्टर्ड है तब उसे रिवर्स चार्ज के आधार पर जो भी आईटीसी लागू हो उसका भुगतान करना होगा। अब यदि रिसिपेंट रजिस्टर्ड नहीं है तब मामले को ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विस अर्थात OIDAR समझा जाएगा तथा OIDAR के सर्विस प्रोवाइडर का यह दायित्व होगा कि वह रजिस्ट्रेशन प्राप्त करे तथा टैक्स का भुगतान करे। अब पुनः यह प्रश्न आता है कि रिसिपेंट की लोकेशन का निर्धारण कैसे करेंगे? इसका उत्तर यह है कि रिसिपेंट की सर्विस की लोकेशन का वर्णन IGST एक्ट के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 14 में किया गया है। रिसिपेंट की सर्विस की लोकेशन को भारत के बाहर स्थित तब माना जाता है यदि उसके व्यापार का स्थान जहां वह सर्विस प्राप्त करता है वह भारत के बाहर स्थित हो और यदि उसके पास व्यापार का कोई स्थान नहीं है तब उसका सामान्य निवास स्थान भारत के बाहर स्थित हो। अब एक प्रश्न यह उठता है कि यह कब माना जाएगा कि मैंने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के टेम्परेरी ट्रांसफर या परमिटिंग टू यूज द्वारा सप्लाई ऑफ सर्विस की है। इसका उत्तर यह है कि आमतौर पर एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट EULA एक वह लीगल डॉक्यूमेंट है जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संबंध में ऑथर या पब्लिशर एवं उसके एप्लीकेंट के उपयोगकर्ता के बीच उपयोग को नियंत्रित करता है। वह समझौता बदला जा सकता है या समय समय पर उसमें संशोधन किया जा सकता है। यह पता लगाने के लिए कि क्या इसमें कोई ऐसा तत्व शामिल है कि सॉफ्टवेयर की कस्टमर को डिलीवरी कब की जाएगी, इस संबंध में उस एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट की शर्तें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए इस बात को तय करने के लिए कि क्या इसमें कोई ऐसा तत्व शामिल है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का टेम्परेरी ट्रांसफर या यूज करने की परमिशन द्वारा ट्रांसफर हो चुका है, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट विशेष महत्व रखता है। अब एक प्रश्न यह उठता है कि क्या गुड्स सर्विस के इंपोर्ट पर रिवर्स चार्ज के आधार पर IGST का भुगतान बुक एंट्री द्वारा या ITC के माध्यम से की जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर नहीं है। रूल 85 के सब रूल 4 के अनुसार रिवर्स चार्ज के आधार पर GST का भुगतान केवल कैश के माध्यम से किया जा सकता है। अब IT या IPR सर्विस के ट्रांसफर के संबंध में रेट ऑफ टैक्स के बारे में भी जानकारी करना आवश्यक है। इस प्रकार IT या एंड IPR के ट्रांसफर के संबंध में नोटिफिकेशन नंबर 11/2017 CT रेट्स एवं नोटिफिकेशन नंबर 8/2017 IT रेट्स तथा नोटिफिकेशन नंबर 1/2017 CT रेट्स एंड 1/2017 IT रेट्स बोथ डेटेड 28/6/17 का अवलोकन करने का कृपा करें। इस संबंध में विस्तार से टैक्स की डिटेल इस वीडियो में दी गई है। वर्तमान में टेम्परेरी ट्रांसफर ऑफ IPR तथा परमानेंट ट्रांसफर ऑफ ITR पर 6% की दर से टैक्स लायबिलिटी है। धन्यवाद सहित।